डैम करना पड़ेगा आज इसको। जैसे जब पानी सूख जाएगा ना, जैसे मैंने रोक ली मेरी होगी, आपने कर ली की बंदों की थोड़ी है, मतलब ओनर नहीं, कोई ओनर कोई नहीं। आप में जैसे पानी क्लोज होता है ना, जैसे आप यहाँ तक आ जाता होगा पानी, बिल्कुल नहीं तक। अच्छा, आप मेरा कर लेंगे, कर लेंगे, तो आप क्यों जाएंगे? बिलासपुर के साथ में पुल है ना, तो कुछ लिमिट उसके नीचे करते हैं, ले सकते हैं कि जितना मर्जी ले लो, मतलब जितना मर्जी ले लो आप, अनथराइज है ना। किसान भाइयों, मैं आपको अब लेकर के चलता हूँ रिवर बेड कल्टीवेशन के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। और रिवर बेड कल्टीवेशन, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, गंगा के किनारे जो रिवर बेड कल्टीवेशन है, नदी के किनारे जो खेती की जाती है उसके बारे में। और आज मैं हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम जो हमारा है, जो वो उसके पास जो रिवर बेड कल्टीवेशन होता है, या उसको कह सकते हैं डैम के आसपास वाले क्षेत्रों में जो रिवर बेड कल्टीवेशन होता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम हिमाचल प्रदेश का जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर नदी के किनारे जो स्वां नदी है उसके किनारे रिवर बेड कल्टीवेशन बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है, और करीब करीब 2 से ढाई 3 हज़ार हेक्टेयर भूमि जो है अंडर रिवर बेड कल्टीवेशन है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का अभी मुझे आने का मौका मिला, तो मैंने रिवर बेड कल्टीवेशन पोंग डैम के आसपास जो लोग खेती करते हैं, खास करके जब डैम बना था उस समय विस्थापित लोग थे, तो जिनकी ज़मीनें इस डैम के अंदर चली गई थी, वही लोग इस खेती को करना चाहते, वही लोग इस खासकर सैनी समुदाय जो है वो यहाँ पे रिवर बेड कल्टीवेशन करता है। और ये रिवर बेड कल्टीवेशन की एकमात्र विशेषता ये है कि इसकी खेती तभी होती है, या रिवर बेड कल्टीवेशन तभी होता है जब नदियों का पानी या जो भी डैम का पानी जब नीचे उतर जाता है। ये जो महीना होता है, यह बरसात के बाद खास करके सितंबर अक्टूबर में से लेकर के जून जुलाई तक रहता है। तो हमने यहाँ पर कुछ किसानों से भी बात की और उनसे जाना कि यहाँ पर रिवर बेड कल्टीवेशन जो है वो पिछले कब से कर रहे थे। इनका कहना था कि यहाँ पर रिवर बेड कल्टीवेशन काफ़ी बड़े क्षेत्र में की जाती है और इससे बहुत सारे परिवार इस कल्टीवेशन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, या ये नहीं कह सकते हैं कि जो किसानों की भूमि थी, वैसे तो उनको उनका मुआवजा मिल गया है, लेकिन वो चूँकि खेती योग्य भूमि थी जिस पे डैम का के कारण बहुत ज़्यादा असर पड़ा, तो लोगों ने इस पे रिवर बेड कल्टीवेशन जो अपना है वो सरकार की परमिशन से कह लीजिए, या गांव वालों के आसपास के पंचायत वगैरह या जो भी है उनकी मर्जी से फिर इन्होंने यहाँ पे रिवर बेड कल्टीवेशन शुरू किया है। और ये कल्टीवेशन जो यहाँ पर मोस्टली जो होता है वो सब्जी उत्पादन करते हैं। साथ में यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे दलहन फसलों की, खासकर उर्द का भी कल्टीवेशन करते हैं, ये खेती करते हैं। तो किसान जिनसे मैंने बात की, उन्होंने मदन लाल शर्मा है जिन्होंने ये बताया, मदन लाल सैनी, इन्होंने बताया कि ये जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी मेहनती है और मोस्टली पूरा का पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे लोगों को इसमें रोज़गार भी मिलता है। और इनके खेत में जाकर के हमने देखा, जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि हम इनका जो परिवार है पूरी तरह से कृषि पे आधारित है और मोस्टली ये इसी फसल को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। ये किसान ये प्राथमिकता भी देते हैं और इनका जो कहना है कि जब ये खेती करते हैं तो इसकी तैयारी वो 2-3 महीना पहले शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ज़मीनों को, जो ज़मीन होती है, चूँकि मिट्टी जो नदियों के द्वारा जो बरसात में लाई गई मिट्टी है वो यहाँ डैम में जो बैठ जाता है, या जिसको कह सकते हैं कि जो धीरे धीरे यहाँ जम जाता है, और उसी के ऊपर ये कल्टीवेशन करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं इनसे जब इनके बातचीत के दौरान मैंने बहुत सारे प्रश्न किए, खास करके खेती से संबंधित कि किस तरह से बीज का चुनाव करते हैं या कौन सी फसल लेते हैं, कहाँ इनकी मार्केटिंग होती है, कैसे लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे इन्हें कोई समस्या आती है कि नहीं। तो नॉर्मली जैसा कि आपको बताया था कि रिवर बेड कल्टीवेशन करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है
कि ये लेबर की कम आवश्यकता इसमें होती है। लेबर की कम आवश्यकता इसलिए होती है कि इसमें इरिगेशन बहुत कम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। और साथ में जो यहाँ का मैंने डैम देखा है कि यहाँ पर जो रिवर बेड कल्टीवेशन या डैम कल्टीवेशन कह सकते हैं, डैम के बेसिन में जो कल्टीवेशन हो रही है वो वहाँ पे थोड़ा सा सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो डैम का ही पानी लेकर के ये अपने खेतों को सिंचित करते हैं, या छोटे छोटे बोरवेल जो कम गहराई वाले हैं उन्होंने अपने खेतों में बना रखे हैं और उसी से वो पानी अपने पौधों को देते हैं। क्योंकि इसलिए यह पूरी तरह रेतीला नहीं है, इसमें मिट्टी है, तो पानी जो है वो पौधे को देने की आवश्यकता होती है। और नालियों के द्वारा ये इन्होंने चैनल बना रखे हैं जिसके कारण से इनको रिवर बेड कल्टीवेशन करने में बड़ी आसानी होती है। दूसरी बात है कि खरपतवार इसमें जो, जैसा मैंने पहले भी रिवर बेड कल्टीवेशन की विशेषता में मैंने बताया था कि इसमें खरपतवार की ज़्यादा जो है वो जमाव नहीं होता है। और जो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिट्टी में दरारें पड़ी हुई है, अगर रेत होता तो ये मिट्टी जो है वो इस तरह से दरारें नहीं पड़ती। और ये ज़मीन जो है वो बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि नदियों के द्वारा, जंगलों से जो नदियाँ गुजरती है और रास्ते से जितने भी तरह के उपजाऊ मिट्टी होती है उसको ले करके यहाँ तक पहुँचती है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे किसानों को खाद और उर्वरक की भी कम आवश्यकता होती है, क्योंकि मिट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है और एक ही फसल ये लेते हैं जो पूरे 6 महीने या 7 महीने कह लीजिए चलती है। नॉर्मली कई बार अगर बारिश, इनका कहना था कि अगर कई बार बारिश डैम का पानी जल्दी निकल जाता है तो एक छोटी मोटी फसल जैसे तिलहन की फसल ये लगा लेते हैं। लेकिन नॉर्मली इनके पास जो है सब्जी उत्पादन ही मेन है। सब्जी उत्पादन से लाखों का इनका कारोबार चलता है और सारा जो भी सब्जी उत्पादित होता है या तो वो लोकल मंडियों में बेचते हैं या लोकल मार्केट में जब प्राइस अच्छा मिलता है तो, या फिर यहाँ पर मैंने एक व्यवस्था देखी है कि यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने अपने अपने एक ट्राले डाल रखे हैं और जो ट्राले में ये सब्जियों को रख करके गांव-गांव घूमते हैं। तो जो मैक्सिमम प्राइस है वो किसान दोनों स्टेज पे, रिटेलर का प्राइस भी खुद लेता है और जो होलसेलर का प्राइस भी लेता है। तो यानी कि किसानों को डबल फायदा हो जाता है। जो सब्जी इनको अगर 10 रुपये बिकती है और बाद में वही सब्जी बाजार में 20 रुपये बिकती है तो वो 10 रुपये का भी फायदा किसान खुद ही लेता है। तो नॉर्मली हर किसान को मैंने देखा कि उनके पास ट्राले हैं और उसी में सब्जी लाद करके वो और गांव में वो मार्केटिंग करते हैं। इसमें एक ड्राइवर होता है और एक जो होता है वो सेल्समैन होता है, जो इनका अपना आदमी होता है। तो ये व्यवस्था इनकी बनी हुई है और हार्वेस्टिंग भी इनकी जो होती है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते हैं। जितनी डिमांड होती है, जैसे जितना इनको लगता है कि जितना हमने मार्केट में जितनी डिमांड रहती है, गांव में जितनी डिमांड रहती है, वो सारी सब्जियों को ले करके ये क्रेट में और अपने गाड़ी में रख करके जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग तो ऐसे करते हैं। और अगर उत्पादन ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा क्वांटिटी में उत्पादन होता है, तो ये नज़दीक के मंडियों में भी लेकर के जाते हैं। खास करके जैसे आप कह सकते हो कि पठानकोट के आसपास वाली मंडियों में भी जाते हैं, या हिमाचल से लगते हुए जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ की मंडियों में ले जाते हैं, जिनसे इनका भाव बहुत अच्छा मिलता है। खेत में खरपतवार की समस्या जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत कम है। बारबंदी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने पूरे एरिया को ही बारबंदी कर रखा है। इसका फ़ायदा ये, बारबंदी करने का मकसद इनका ये है कि जो नॉर्मली आवारा पशु टाइप के हैं, जो स्ट्रे एनिमल हैं, उनसे खेतों को बचाना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन्होंने उर्द की भी खेती कर रखी है। उर्द भी बहुत अच्छी फसल है और बहुत बढ़िया उत्पादन देता है। तो अच्छी फसल इन्होंने उर्द का भी लगा रखा है। और दलहनी फसलों में मैक्सिमम जो है वो उर्द का ही कल्टीवेशन करते हैं ये। सभी किसान, जितने के किसान के पास 1 एकड़ 1 हेक्टेयर, कम से कम 5 से 6 हेक्टेयर में किसान खेती करता है, एक किसान जो है। तो जो भी किसान इसमें खेती करता है उसमें दलहन की फसल जरूर लगाता है। तो हर किसान के पास मैंने देखा इन्होंने बारबंदी कर रखी है और कटीले तार हल्के से लगा रखे हैं, ताकि रात में आवारा पशु जो है या कई बार नील गाय वगैरह भी आ जाती है तो उससे उसको नुकसान ना पहुंचे। तो पूरे क्षेत्र को इन्होंने बारबंदी कर रखा है। और यहाँ पे उन्होंने जो फसलें लगाई हुई है वो आप देख सकते हैं कि कुछ फसलें ऐसी भी है, जैसे इन्होंने जो है वो बुश मतलब कई सारे ऐसी भी
दलहनी फसलों को इन्होंने ट्राई किया है, जिससे जो बंचेज में जैसे बीन आता है उसको भी लगा रखा है। उसके अलावा बेल वाली जितनी भी सब्जियां हैं, घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, राम तोरी, उसके बाद आपका छप्पन कद्दू, उसके बेल वाली सब्जियों में उसके बाद बीन्स लगा रखे हैं, जो लंबे मीटर फली जिसको हम बोलते हैं वो भी लगा रखे हैं। और मार्केटिंग प्रोडक्शन का इनका पूरा जो है वो ऐसा टेक्निक रहता है कि ज़्यादा मैक्सिमम, क्योंकि ये मिट्टी है तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। और जो ये बेल है ये अभी फलन इसमें आना शुरू हुआ है। जब ये फैल जाएगा तो पूरी तरह से ये मिट्टी को या इस पूरे क्षेत्र को कवर कर लेता है। और जो किस्म है, जिस किस्म को ये लगाते हैं, नॉर्मली इन्होंने दुकान वालों के अनुसार जो वैरायटी अवेलेबल होती है उसी किस्मों को लगाते हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी इनके पास नहीं थी कि कौन सी वैरायटी हम लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अच्छी किस्म होती है, जो पिछले साल की या जो कोई दूसरा लगाता है, अगर उसको प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा मिलता है तो वही किस्मों का चुनाव ये लोग करते हैं। किसान भाइयों, इनके खेत में जो मैंने मतलब अनुभव किया है, वो किसान यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रूट फ्लाई से और एफिड से ज़्यादा जूझते हैं। एफिड की प्रॉब्लम यहाँ देखा मैंने बहुत ज़्यादा है। तरबूजा खरबूजा भी यहाँ पर काफ़ी उगता है, उसकी फलन भी अभी स्टार्ट हो गया है। और इन्होंने बोला कि हम अपने एरिया में तरबूजों खरबूजों की जो रिक्वायरमेंट है वो यहीं से शुरू हो जाए, यहीं से पूरी करते हैं। और यहाँ पे तरबूजा जो भी है, तरबूज या खरबूजा है, वो अच्छे क्वालिटी का होता है। तो लोग कई बार गांव में आकर के भी जो प्रोड्यूस है वो ले करके जाते हैं। नॉर्मली ये खेत में बेचते तो नहीं हैं, लेकिन इनका कहना था कि अगर कोई आ ही जाता है तो हम उनको दे देते हैं। तो ये जो एरिया है, खासकर पोंग डैम का एरिया, ये रिवर बेड कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में इन्होंने बताया, खास करके एफिड की समस्या मैंने देखा कि एफिड बहुत ज़्यादा है और इसका कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है कई बार। तो कुछ सामान्य सलाह भी किसानों को मैंने दिया कि एफिड की समस्या इतनी गंभीर नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे करेंगे तो खर्च भी ज़्यादा आएगा। इससे बेटर है कि कुछ जो तकनीक है, क्योंकि एफिड को कंट्रोल करने के लिए अगर हम इसके ऊपर थोड़ा जैसे शैम्पू या हैंड वॉश वगैरह टाइप का जो होता है उसको अगर स्प्रे करें तो ये खत्म हो जाता है। तो किसानों को भी ये भी समझाया गया कि हर बार आप कीटनाशक के बारे में ना सोचें, और इससे भी बढ़कर के है कि अगर उसका भी स्प्रे करें, इस तरह की कुछ टेक्निक है तो उसका स्प्रे करें तो आपको फ़ायदा होगा। किसानों को जानकारी जो है वो मैंने देखा कि उनको जानकारी थोड़ी कम है। उनको इन चीज़ों के लिए ज़्यादा निर्भरता वो दुकानदार पर ही निर्भर रहते हैं। उनको जाकर के फ़ोटो खींच करके या फ़ोटो लेकर के ये बताते हैं कि इस तरह की समस्या आई हुई है, कौन सा है। तो थोड़ा इसमें परेशानी ज़रूर मैंने देखा किसानों को होती है। और किसानों ने खेत में जो है वो चूँकि बरसात में पानी लेट आता है, तो इन्होंने तन की भी व्यवस्था की हुई है कि तन अगर मतलब इन्होंने जाला बना रखा है, और जाला बना करके उन्होंने उसके ऊपर बेल वाली सब्जियों को, कुछ बेल वाली खासकर राम तोरी वगैरह कुछ को देखा, या मीटर फली वगैरह को इन्होंने चढ़ा रखा है। इसके अलावा करेले को भी इन्होंने चढ़ा रखा है। लेकिन नॉर्मल जितने भी जो बेल वाली सब्जी है, उसको कद्दू वगैरह खास करके, तो उसको उन्होंने ज़मीन पे ही, या खीरा वगैरह है उसको ज़मीन पे ही उन्होंने फैलने दिया है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि जब ज़मीन गर्म होती है तो फीमेल फ्लावर ज़्यादा निकलते हैं और प्रोडक्शन इनका बहुत बढ़िया होता है। तो किसानों की जो अपनी सब्जियों की जो डिमांड रहती है उसके अनुसार ये सब्जी को लगाते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो एक सिंगल फसल लगाते हैं। सिंगल फसल का मतलब वो खीरा ही खीरा लगाते हैं या घिया ही घिया लगाया। तो लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो लोकल मंडी में चूँकि अपना ही सब्जी को बाजार में बेचते हैं, तो वो लोग मिली-जुली सब्जियों को लगाना प्रेफ़र करते हैं ताकि सभी तरह की सब्जियां जो है वो मार्केट में भेजी जा सके। इनकी सब्जियों का अच्छा प्राइस मिलता है, बहुत बढ़िया उत्पादन भी होता है, और किसानों को भी लगता है कि अगर इतना अच्छा उत्पादन है तो ये किसी तरह की मेहनत में कोताही नहीं बरतते हैं।
कुछ लोगों ने बताया, वैसे तो इन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि एक एक किसान का 20-20, 25-25 लाख का कारोबार सब्जियों से होता है, तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और इसका इसका प्राइस चूंकि मार्केट में अच्छा मिलता है, इसलिए इन्हें बेचने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। यहाँ पे ग्वार फली भी देखा मैंने कि ग्वार फली भी लगा रखी है इन्होंने, और छोटे वाले जो मीटर फली है, जो बुश टाइप का होता है जिसको तन डालने की आवश्यकता नहीं होती है, वो भी इन्होंने लगा रखा है। और उनमें भी देखा मैंने कि एफिड की समस्या है, पत्ते अंदर की तरफ मुड़ गए हैं, या पत्तों के नीचे मैंने दिखाया है कि इसमें समस्या आती है, तो उसमें किस तरह की समस्या रहती है। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे किसानों का अनुभव भी मैंने देखा है कि जैसे मीटर फली मैंने आपको बताया था कि इन्होंने तन डाल करके और डंडे लगा दिए हैं, और इसके द्वारा जो प्रोडक्शन, जो बेल वाली सब्जियां हैं वो ऊपर की ओर चढ़ जाती है और जाले के ऊपर चढ़ करके अच्छी फ्रूटिंग देती है। तो किसान भाइयों, इनसे कुछ बातें हम सुनते भी हैं जो इन्होंने बात की है। आप देख रहे हैं कि किसान जो है यहाँ पे अपनी अपनी सब्जियों की समस्याओं के बारे में मतलब वैज्ञानिकों से बात करने की, उनका कहना भी था कि हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तो नहीं आते हैं, लेकिन जब कोई आता है, खासकर दुकानदार वगैरह से अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं और उन्हीं से दवा या जो भी व्यवस्था करनी होती है उन्हीं से लेते हैं। जो सब्जियां लगाते हैं, खासकर भिंडी को मैंने देखा कि भिंडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। हर किसान बोलते हैं भिंडी 50 से 60 रुपये किलो का रेट इनको अच्छा मिल जाता है, खासकर गर्मी वाली भिंडी का। और शुरुआत में तो यह 100 रुपये किलो से भी ऊपर रेट किसानों को मिलता है। जो किसान यहाँ पे खेती करते हैं वो यही सोच करके करते हैं कि जो हमारा जो खर्च है, पूरे साल का खर्च और प्लस इनकम दोनों चीज़ इसी से निकल जाती है। किसानों को एक और भी देखा मैंने कि ये नॉर्मली जो लेबर लगाते हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर लेबर के ऊपर होना होता है तो इसको तुड़ाई के लिए ये करते हैं ज़्यादा यूज, या कोई स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है, तभी वो लेबर को इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने मीटर फली लगा रखा है और समस्याओं के बारे में हमसे बात की इन्होंने। भिंडी में भी मैंने देखा कि भिंडी की क्रॉप है, बड़ी अच्छी लाइनों में लगा रखी है इन्होंने, और भिंडी में क्या क्या समस्याएं इनको आती है उसके बारे में मैंने चर्चा किया उनको कि अगर आप इस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे, बड़ी चूँकि नई हर बार नई मिट्टी के ऊपर इसकी फसल लगती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बीमारी इसमें नहीं आती है। ये लोग मोज़ेक तो मैंने देखा ही नहीं कि किसान भाई कोई भी किसी भी खेत में मोज़ेक की समस्या हो या वायरस का अटैक का समस्या हो, खास करके भिंडी में, जो कि अमूमन माना जाता है कि भिंडी की कोई भी क्रॉप हो तो वो उस पे जो वायरस से रिलेटेड जो भी इंसेक्ट डिजीज़ है वो ज़्यादा फैलता है यहाँ पे। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सब्जी ही सब्जी लगी हुई है। किसान अपने अपने खेतों में अपने अपने खेतों को पहले ही चिन्हित कर लेते हैं और उतनी उसकी बारबंदी कर देते हैं और उसका पूरा देखभाल करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए लेबर, मैंने आपको बताया कि लेबर रखते हैं। तो आज किसान भाइयों, मैं यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ इनसे, किसानों से, मुझे बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि रिवर बेड कल्टीवेशन के अलावा पोंग डैम कल्टीवेशन भी यहाँ पे की जाती है। और मेरे सर के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे जाला बना हुआ है, खासकर मीटर फली और करेले के खेतों में इन्होंने लगा रखा है। यानी कि ये क्रॉप की गारंटी इनको है कि इनको पता है कि जुलाई तक ये हमारी क्रॉप बड़ी अच्छी तरीके से चलेगी, इसलिए जाला बनाने के ऊपर या ऊपर से तन डालने के ऊपर ये खर्च करते हैं। और जिसके कारण से, चूँकि नॉर्मली जो करेला है और साथ में जो मीटर फली है उसकी बेल का वजन तो होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। जाला भी उतने मजबूत बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्रॉप का, जिससे क्रॉप का भार ये सहन कर सके। और ये अभी फ्रूटिंग स्टेज में करीब करीब आना, फ्लावरिंग वगैरह लगना शुरू हो गया था। तो ये अनुभव मैंने यहाँ पे देखा है कि जो पोंग डैम का जो रिवर बेड कल्टीवेशन टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और किसानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। किसानों को ये पता होना चाहिए कि जो जितने भी तरह के क्रॉप कल्टीवेशन होती है उसमें वेजिटेबल कल्टीवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा रेन्यूरेटिव है, ये यानी कि पैसा देने वाला है।
बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स है, एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम होता है। और जैसा मैं इन्होंने बताया था कि 30 से 35 लाख रुपया तक का एक एक किसान को इनकम वेजिटेबल से हो जाता है, और 5 महीने करीब करीब फसल की तुड़ाई चलती है, तो अच्छा खासा इनकम हो जाता है और कंटिन्यूअस इनको वर्क भी मिलता है। जो किसान भाई जो इसमें लगे हुए हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो फसल है वो उसकी स्पेशल प्राइस मार्केट में अगर 10 रुपये खीरा बिक रहा है तो इनके खीरे का दाम 20 रुपये रहता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का होता है, कम स्प्रे होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। और यहाँ के जो मिट्टी के जो गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत, खाद वगैरह डालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये गोबर की खाद का यूज़ ज़रूर करते हैं ये, और पोल्ट्री मैन्योर वगैरह नहीं करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़